दोस्तों नमस्कार। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि नगर परिषद चुनाव पर एक हम विशेष कार्यक्रम लेकर आएंगे, कौन बनेगा चेयरमैन। इस चेयरमैन चुनाव में जनता का मन क्या है, लोगों के मन में क्या है, लोग क्या चाह रहे हैं, इस पर हम विशेषज्ञ यानी कि जो चुनावी राजनीति को बड़े पास से समझते हैं, क्षेत्र की सीमाओं को समझते हैं, नगर परिषद क्षेत्र के मतदाताओं का जातीय समीकरण समझते हैं, हमने आपसे वादा किया था उन लोगों से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर शहर के मन में क्या है, क्या मुद्दे रह सकते हैं, क्या पिछले वाले बोर्ड की जो कार्यप्रणाली थी वो कितना चुनाव को प्रभावित करेगी, चुनाव के अंदर पार्टी मुद्दा रहेगी या चेहरा मुद्दा रहेंगे, यानी कि पार्टी के पक्ष में लोग ज़्यादा जाएंगे या किसी चेहरे को ज़्यादा चुनेंगे। कई सारी बातें थी। 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हालांकि चुनाव में सभी अपनी जीत का दम भर रहे हैं और भरना भी चाहिए। जब तक खिलाड़ी पिच पर है उसको अपनी हर बॉल की अगर अच्छे से बैटिंग नहीं करेगा तो उस खिलाड़ी को कमज़ोर समझा जाएगा। उस लिहाज से माने तो आज हर खिलाड़ी यानी कि हर प्रत्याशी अपने आप को जो जीत का दावेदार मान रहा है और मानना भी चाहिए। लेकिन जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, वो यह थी कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि क्षेत्र के मतदाता क्या चाहते हैं। और इसके बारे में जैसा हम आपसे पहले भी कह रहे हैं कि शहर के और इस क्षेत्र के ऐसे लोगों के साथ चर्चा करेंगे प्रतिदिन जो कि क्षेत्र की राजनीति को बड़े अच्छे समझते हैं। और आज उसी कड़ी में जो आज हमारा पहला दिन है और पहले दिन के कार्यक्रम में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आर्य समाजी संत हैं। उससे पहले राजनीतिक दखलंदाजी भी किसी समय पे रही है, लेकिन जब राजनीति छोड़ी और जब आंदोलन से जुड़े, चाहे वो किसान आंदोलन में रहे और चाहे अन्य प्रकार से सामाजिक आंदोलनों में रहे हों, आज एक अपना विशेष स्थान रखते हैं और लंबे अरसे से पलवल शहर के अंदर ही रहते हैं। पलवल शहर के बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं। पलवल शहर की क्या समस्या रही, कभी चाहे वो शहर से मीट की दुकानों को बाहर करने की बात रही है, उसके लिए आंदोलन चलाने की बात आई हो, या फिर शहर की जो सफाई व्यवस्था या अन्य मुद्दे हैं, बड़ी प्रखरता से उन पर बोलते हैं। उनसे आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर चुनाव में क्या है, लोगों के मन में क्या है। तो स्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो शुरुआत करते मैं आपसे जो पूछ रहा था, सबसे पहले तो आप क्योंकि काफ़ी नज़दीक से सब कुछ जानते हैं, तो मेरा पहला सवाल है कि चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे। सबसे पहले तो मैं देश रोज़ाना की जो टीम है उसका बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिछले कई दिनों से नगर परिषद के चुनावों में या कभी विधानसभा के चुनाव रहे हो या कोई आंदोलन रहा हो, सब में बड़ी निष्पक्ष रिपोर्ट आप करते रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आप अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वहन कर रहे हैं। धन्यवाद जी। इसलिए आपको साधुवाद देता हूं। नगर परिषद का इस समय जो वर्तमान में चुनाव का प्रचार चल रहा है, इसमें अनेक उम्मीदवार खड़े हुए हैं। वार्ड में मेंबर का चुनाव है, चेयरमैन का सीधा चुनाव पहली बार हो रहा है जी। और इसमें कुछ पहले जो चेयरमैन रह चुके हैं उस तरह के उम्मीदवार भी हैं, कुछ नए चेहरे भी आए हैं जी। और उनके बीच में काफ़ी अपनी अपनी बातें के वो दावे कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो बहरहाल जो स्थिति है उसमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि अभी किसी को एक विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी संघर्ष शुरू हुआ है, चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। यहाँ पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव लड़े जा रहे हैं, पार्टी के घोषणा पत्र पर भी लड़े जा रहे हैं। जी जी। और सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं जी। अब आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है, किसका पलड़ा भारी होता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस व्यक्ति का पलड़ा भारी हो। स्वामी जी, मैं बात आपसे कर रहा था, पिछले बोर्ड के क्या मुद्दे प्रभाव डालेंगे? सबसे पहला सवाल ही यही है, सबसे पहली बात ही यही है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। नगर परिषद का जो पिछला कार्यकाल रहा 6 साल का, वो कार्यकाल कोई बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहा जी। सफाई की व्यवस्था, विकास की व्यवस्था, पानी के निकास की व्यवस्था, आम आदमी के सुरक्षा की व्यवस्था आदि कोई बहुत संतोषजनक नहीं रही। बल्कि कई कार्य तो ऐसे भी हुए हैं जो बड़े निंदनीय हैं और उससे नगर परिषद की छवि भी खराब हुई, सरकार की छवि खराब हुई और उसका परिणाम, उसका जो कार्यकाल जो रहा उसका वर्तमान में भी उसका प्रभाव रहेगा। विपक्ष के लोग उसको मुद्दा बनाएंगे और वर्तमान में जो चुनाव लड़ रहे हैं जी जी सरकार के कहो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर,
उनके ऊपर भी उसका निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ेगा। स्वामी जी, सबसे बड़ा मुद्दा क्या समझते हैं? आपने कहा कि कई सारी बातें थी और कई बार ऐसी स्थिति बनी, शर्मनाक स्थिति भी आपने कहा भी आई। तो सबसे बड़ा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लाइन में हम ये कहें कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही पिछले बोर्ड में, या उसको भ्रष्टाचार कहें, सफाई व्यवस्था कहें, या लाल फीताशाही कहें, या कौन सा एक जो प्रमुख कारण जिसे कह सकते हैं? पिछली बार जो कार्यकाल रहा है, जी जो भी चेयरपर्सन रही, उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है। जी इसको सत्ता पक्ष के लोग भी स्वीकार करते हैं, विपक्ष वाले भी स्वीकार करते हैं, और जो निष्पक्ष लोग हैं उन्होंने भी इस बात को अपने आप में खूब अनुभव किया है जी कि सफाई के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जी जी 1 करोड़ से अधिक रुपया रोजाना सफाई के नाम पर लगता है प्रति माह। लगभग 2 करोड़ हाँ। रुपए के आसपास मैं समझता हूँ, जहाँ तक है 80 लाख के आसपास प्रति माह डोर टू डोर वाला जाता है, और लगभग 60 लाख के आसपास प्रति माह लेकिन तनख्वाह जाती है। सफाई के नाम पर कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। जी हाउसिंग बोर्ड में जहाँ मैं रहता हूँ, जी जी वहाँ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, गोबर पड़ा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, और ये वृक्ष आदि की करके वृक्ष पेड़ तक खड़े हुए हैं। जी जी कई बार प्रशासन से कहा, लेकिन कोई कार्य किसी ने नहीं किया। बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है सफाई के नाम पर। जी स्वामी जी, एक मुद्दा और रहा हमेशा, आपने ही बड़े उसको गंभीरता से उठाया, और आपसे के साथ साथ उससे पहले पंचवटी मंदिर के महामंडलेश्वर कामता दास जी भी उसको उठाते रहे। और एक अगर माने तो एक बड़ा मुद्दा है शहर का, वो कि शहर के अंदर जो जगह जगह मीट की दुकानें खुली हुई हैं, उसके लिए एक मीट मार्केट बनी हुई है अलग से। तो आखिर क्या लगता है, इच्छा शक्ति की कमी थी, या उनके मन में नहीं था ऐसा किया जाए, या लाल फीताशाही थी? क्या कारण है कि वो दुकानें बाहर नहीं हो पाई? जिस समय कामता दास जी के नेतृत्व में ये मांसाहार के खिलाफ आंदोलन हुआ, जी उस समय इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, जी जी और पलवल को उस समय मांसाहार मुक्त शहर घोषित कर दिया गया। जी जी लेकिन कुछ कानूनी अड़चनें आई, और उसके कारण से फिर वो वापस लेना पड़ा। लेकिन फिर उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनी, तो ये मुद्दा हमने उठाया कि पूरे शहर के अंदर जो मांस की दुकानें हैं, जो अवैध रूप से पशु काटे जाते हैं, जो बदशालाएँ चल रही हैं, उनके ऊपर रोक लगाई जाए, और बाहर जो आबादी क्षेत्र से बाहर का जो क्षेत्र है जहाँ मीट मार्केट बनी हुई है, वहाँ पर उसको स्थानांतरित किया जाए। जी और उस समय के आंदोलन में आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा, वर्तमान सत्तारूढ़ में जो आज लोग सत्ता में बैठे हैं, वो उस आंदोलन में सहयोगी होते थे जी और उन्होंने बिल्कुल कान पकड़ के शपथ पूर्वक ये कहा था कि अगर हमारी सरकार आई और हम सत्ता के भागीदार बने, तो हमें निश्चित तौर पर इसको मांसाहार की जो दुकानें चल रही हैं, जो मांस विक्रेता हैं, उन्हें आबादी क्षेत्र से मीट मार्केट में स्थापित करेंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बार बार हम ज्ञापन देते रहे, बार बार मिलते रहे, बार बार संपर्क किया, लेकिन उसके संकल्प शक्ति इतनी कमज़ोर थी एक उस काम को ये सरकार भी और जनप्रतिनिधि नहीं कर पाए। और आज के जो ये लड़ने वाले जो लोग हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जो उसका चेयरमैन का, उनके किसी के घोषणा पत्र में ये नहीं है कि ये मीट मार्केट को हम बाहर स्थापित करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा दुखद आश्चर्य है कि जो शहर के अंदर सबसे बड़े गंदगी जो फैली है, प्रदूषण फैल रहा है, आम आदमी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, उसके किसी के उसके घोषणा पत्र में ये नहीं है। तो मैं उनसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि अपने घोषणा पत्र में ये डालें, और मतदाताओं से भी अपील करूँगा कि जो व्यक्ति ये कहे कि मांस की दुकानों को मीट मार्केट से में ले जाएंगे, आबादी क्षेत्र में कोई बदशाला नहीं चलेगी, तो ऐसे लोगों के पक्ष में मतदान करें। तो ये मेरी लोगों से मतदाताओं से गौर करने की बात है, प्रत्याशियों के लिए भी और मतदाताओं के लिए भी। देखिए, एक बात तो स्वामी जी बिल्कुल ठीक है कि हमारे संविधान के अनुसार आदमी को खाना पहना रहना सहना उसकी एक आज़ादी है, स्वतंत्रता है। लेकिन वाकई इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब रिहायशी स्थलों के अंदर, और वो भी बिना परमिटेड अगर माना जाए, तो मैं समझता हूँ, एक बार हमने भी पता किया था, तो मैक्सिमम लोगों के पास कोई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई परमिट नहीं है उनके पास दुकान चलाने का। खैर, और मान लें कि एक बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा बनना भी चाहिए, सामाजिक जन जागृति का मुद्दा है और इसको लोगों को आत्मसात करना भी चाहिए। हम भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं, और हम भी प्रत्याशियों से अपील करेंगे कि जब करोड़ों रुपए की लागत से एक मीट मार्केट बनी,
तो नगर परिषद प्रशासन हो, चाहे वो बनने वाले चेयरमैन हो और चाहे वो नया आने वाला बोर्ड हो, उसको अपनी कार्य क्षमता का परिचय देते हुए उसको यह कार्य करना ही चाहिए कि जिस स्थान को तय किया गया, जिस कार्य के लिए वो कार्य वहीं हो, तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपके साथ साथ देश रोजाना की भी मांग है और हमारी प्रत्याशियों से उम्मीद भी है और अपील भी है कि वो इस पर ध्यान देंगे। स्वामी जी, अब आगे बात चलते हैं। चुनाव के अंदर जातीय समीकरण बहुत काम करते हैं और नगर परिषद के चेयरमैन का जो चुनाव है, इस समय मिनी एमएलए का चुनाव अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। 1,28,000 वोट हैं जी। कितना असर डालेंगे इस चुनाव में? पार्टीगत मतदान कम होगा जी। जो पार्टियों के आधार पर लोग मतदान करते हैं, इससे कम लोग हैं। इसमें निजी संपर्क और व्यक्ति की छवि, उसका व्यवहार और उसके साथ में जो व्यक्तिगत संपर्क जिनका जैसे साथ में, उसका ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, असर रहेगा। लेकिन ऐसा भी है कि जैसे पिछली बार किसान आंदोलन चला जी, और किसान आंदोलन के अंदर ये भी किसानों वहाँ पर एक संकल्प लिया गया, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, कि उस कैंडिडेट के पक्ष में मतदान ना करें जो किसान आंदोलन के विरोधी हैं। तो थोड़ा असर उसका भी पड़ेगा। वैसे ज़्यादा किसान तो जहाँ भी रह रहे हैं, उस एजेंडा का भी प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा कि किस किस ने व्यक्तियों ने किसान आंदोलन का विरोध किया, उनके पक्ष में मतदान करें या ना करें। लेकिन संकल्प वहाँ जरूर था कि भाई इस तरह के लोगों के पक्ष में मतदान नहीं करें, ये भी असर रहेगा। दूसरा, पिछली बार का जो कार्यकाल रहा है जी। आज के हमारे जो वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो बार बार डॉक्टर यशपाल भारद्वाज वो 2-3 बात लगातार कह रहे हैं कि एक तो भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। तो इसका साफ अर्थ निकलता है, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार था जी। तो आज उसके स्तर पर भी उन्होंने स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाएंगे। तो उसके लिहाज से उस पर अगर वो इस पर काम होना चाहिए, केवल कहने से नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद हो और विकास होना चाहिए। बल्कि ये चला पिछले कार्यकाल में जो मोदी जी ने एक नारा दिया और बहुत अच्छा नारा था, उसी के आधार पर पूरे देश में सरकार भी बनी कि सबका साथ सबका विकास जी। लेकिन जो हमने वर्तमान में देखा स्थानीय स्तर पर, वो ये देखा कि सबका साथ और अपना विकास जी। ये जो विचारधारा आई बीच में, उसने संगठन को भी कमजोर किया और जो मूल विचारधारा थी उस विचारधारा के पीछे भी क्वेश्चन मार्क लगे। और वर्तमान उम्मीदवार के सामने भी ये जरूर सवाल खड़े होंगे कि भाई पिछले कार्यकाल के आधार पर आप वोट मांगो, पिछली बार का जो एजेंडा रहा, पिछले 5-6 साल में आप लोगों ने क्या किया जी, उसको लोगों के सामने रखें। विकास हुए, गलियां आज भी कम से कम जो पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, वो पिछली अपने उस कार्यकाल को भी लोगों के सामने रखें कि पिछले 6 साल में हमने क्या किया जी, उसको लोगों के सामने बताएं और उसके आधार पर वोट मांगे भी, पिछला हमने ये किया, आगे हम ये करेंगे। स्वामी जी, अभी आपने जिस पे हम चर्चा कर रहे थे, आपके जवाब में 2 बातें आई जी। आपने एक नाम कहा डॉक्टर यशपाल भारद्वाज जी जी, बड़ा विवाद चला इस बात पर जी जी। आप संत आदमी और आध्यात्मिक आदमी हैं, तो ये गोत्र वाला क्या विषय है, क्या विवाद है? वैसे ये जो कोई विवाद है नहीं जी। यशपाल भारद्वाज लिखते हैं, मेरा शक्ति राय संपर्क का बहुत निकट का साथी है और वो पहले से लिखते रहे जी। ये भारद्वाज जो ऋषि हुए हैं, ऋषि भारद्वाज जो ऋषि हुए हैं, उसके जो वंशज हैं जी जी, उनको वो अपना भारद्वाज लिखते हैं जी। मैंने कई बिरादरियों में देखा है, जैसे आप राजपूतों में ले लीजिए जी जी, दूसरे अपने आप मलिक जैसे गोत्र है, हमारे भी भाई हम वशिष्ठ गोत्र आता है। हाँ, तो आपका वो आ रहा है, तो वो वशिष्ठ लिखते हैं अपने साथ। मेरे भाई एक प्रमोद वशिष्ठ लिखते हैं। अब आपके इसमें पंजाबियों में भी हमने देखा मलिक भी हैं जी, जाटों में भी मलिक हैं। तो ये जो भारद्वाज है, वो भारद्वाज के वंशज हैं, उनका गोत्र रहा तो वो गोत्र तो लिख सकते हैं जी। तो कोई इस पर विवाद नहीं, तो यानी कि इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई करते हैं तो गलत है, वो गलत, वो तो एक प्रकार राजनीतिक मुद्दा उसको बना रहे हैं, लेकिन वो मुद्दा बनता नहीं है। मुद्दा है केवल भ्रष्टाचार मुक्त। बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ मैं, आपने भी कहा भ्रष्टाचार और प्रत्याशी भी कह रहा है। मैं आपके मुखारबिन से कहूँ या आपकी तरफ से कहूँ, क्योंकि एक आध्यात्मिक और संत के साथ साथ आप एक सामाजिक प्राणी भी हैं, क्या इस प्रकार की मांग भी होनी चाहिए
कि पिछले बोर्ड में अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार अनियमितता हुई तो उसकी जांच ना हो? क्या नए बोर्ड को, जो नया बोर्ड बने या जो चेयरमैन हो, क्या उनके चुनाव घोषणा पत्र में इस प्रकार की बात आनी चाहिए कि अगर पिछली बार कहीं कोई अनियमितता हुई थी? क्योंकि जो सरकार चल रही है आज, जो हम किसी पार्टी पक्ष की बात कभी नहीं करते, जिनकी सरकार चल रही है वो भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जीरो टॉलरेंस की बात आती है हमेशा। तो जीरो टॉलरेंस तो तभी होगा कि क्या इस बात को हमें भी उठाना चाहिए, आपको भी उठाना चाहिए कि अगर जो नया बोर्ड बनता है क्या वो इस प्रकार का वायदा करे कि वो चुने जाने के बाद में जो पिछले 6 साल के बोर्ड के अंदर या 5 साल के बोर्ड में काम हुए, क्या उसके लिए कोई जांच एजेंसी बिठाई जाएगी या कोई इंटरनल जांच की जाए? इसकी शुरुआत सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को करनी चाहिए जी, क्योंकि उनकी पार्टी के ही पिछली बार जो रहे हैं चेयरपर्सन, उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ और इसका प्रमाण है जी। निराधार बात नहीं कर रहे हैं। विकास के नाम पे जहाँ भी कुछ काम हुए तो वो बड़ा घटिया मटेरियल लगाया गया, कमीशन खोरी हुई है, अधिकारियों ने और नेताओं ने खूब अच्छी तरह से नगर परिषद को लूटा है जी। और बल्कि नगर परिषद को लोगों ने नरक परिषद कहना प्रारंभ कर दिया था पिछली बार की ये स्थिति। तो उसकी शुरुआत तो यशपाल जी को करनी चाहिए कि भाई हमारा घोषणा पत्र है ये कि अगर हमारा पैनल जीत के आता है, हमारी यहाँ पर वो बनता है, सरकार बनती है, छोटी सरकार बनती है, तो हम इसकी जांच कराएंगे और दोषी लोगों को इसकी सजा दिलवाएंगे। जी, विपक्ष तो कहता ही है, विपक्ष तो कह भी रहा है कि अगर हमारा पैनल आया जिसमें और हमारी छोटी सरकार हमारी बनी तो हम जांच कराएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मतलब बेहतर ये है कि वो खुद आगे बढ़ के कहें। बेहतर तो वही लोग हैं कि जिनके कार्यकाल, जिनकी पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, वो भी अपने घोषणा पत्र में अगर ये बात उठाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। जी, एक बात और स्वामी जी, अभी पिछले दिनों लगातार 2-3 बार एक बयान आए, जो पिछला बोर्ड था उसके अंदर जो चेयरपर्सन थी, बड़ा मैं नाम स्पष्ट लेके आपसे बात कर रहा हूँ, इंदुबाला भारद्वाज चेयरपर्सन थी। एक वो बुजुर्ग महिला थी और उनके पुत्र ज़्यादातर कार्य संभालते थे और उनके पुत्र ने भी ये कहा पिछले दिनों उसके बयान पे और इससे पहले भी आते रहे कि जो इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं वो सब बेबुनियाद हैं, झूठे हैं और जितना विकास पिछले बोर्ड में किया वो दावा करते हैं, इतना आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं, वो अपना एक श्वेत पत्र जारी करें जी, पार्टी की तरफ से भी हो, कैंडिडेट की तरफ से भी हो, उनकी तरफ से भी हो कि हमने पिछले 6 साल में ये कार्य किए, इतना पैसा यहाँ लगाया, ये पैसा हमने इतना खर्च किया है और जितना खर्च किया उसको सब लोगों के सामने रखें। लोगों यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने RTI लगाई जी, एक पिछले 6 साल में कितना बजट मिला, कितना पैसा खर्च हुआ, तो उसके हिसाब से तो 15,000 लाख के लगभग पैसा की बात हुई, लाखों करोड़, लेकिन वो हजारों करोड़ रुपया जो खर्च हुआ है वो कहाँ खर्च हुआ? कहीं नगर में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो पानी भर जाते हैं, रास्ता जाम हो जाते हैं, सफाई के नाम पर भी वही सब कुछ चलता रहा है यहाँ, पानी छिड़काव के नाम पर भी होता रहा है यहाँ। कितने प्रकार से लोगों ने जो कुछ किया उसमें प्रशासक भी दोषी हैं, राजनीतिक लोग भी दोषी हैं और उसकी जांच तो निश्चित तौर पर होनी चाहिए। क्यों जब अपने खट्टर साहब भी रोजाना कहते हैं कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाना है जी, तो भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा तभी बनेगा जब ऐसे भ्रष्ट लोगों की, चाहे वो किसी पार्टी के रहे हो जी, उनको सजा मिलनी चाहिए और उनसे रिकवरी होनी चाहिए जो पैसा उन्होंने, अगर वो जांच में दोषी पाए जाए तो हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे कि कोई भ्रष्टाचारी है या नहीं है, जांच होनी चाहिए उसकी। अगर जांच में कोई दोषी पाया जाए तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये जनता का पैसा है, जनता पैसा देती है विकास के लिए और विकास उससे होना चाहिए। जी जी। स्वामी जी, एक बात और है, इस चुनाव में 2 पार्टियां सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। बाकी अगर मान ले तो जो कांग्रेस समर्थक भी हर पलवल में भी है, हर जगह लगभग स्पष्ट सा है उनका। तो क्या लगता है कि चुनाव ये पार्टी के आधार पर होगा या प्रत्याशी के आधार पर होगा? इसमें दोनों बातें रहेंगी। जो पार्टी से बंधे हुए लोग हैं जी जी, वो पार्टी के नाम पे वोट डालेंगे जी। वैसे व्यक्तिगत प्रभाव से ज़्यादा लोग प्रभावित होकर वोट डालते हैं, व्यक्तिगत आदमी का व्यवहार देखते हैं और मेरी व्यक्तिगत सोच है ये, मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं रखता हूँ जी, कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी भूल की जो चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। सिंबल पर अगर वो चुनाव लड़ते तो आज आमने सामने की टक्कर होती। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस की विचारधारा को तो स्वीकार कर रहे हैं
जी। लेकिन आज संबल नहीं है उनके पास, चुनाव चिन्ह नहीं है, ऐसा उम्मीदवार नहीं है, तो जी। वोट देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जी 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 वैसे अब यहाँ श्री करण सिंह दलाल पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के कदावर नेता हैं, उन्होंने भी किसी स्वतंत्र व्यक्ति को अपना समर्थन दिया है। जी जी उसके लिए वो प्रयास भी करेंगे, जी। लेकिन जितना प्रभाव चुनाव चिन्ह पर पड़ता तो उतना प्रभाव इसमें व्यक्त नहीं पड़ पाएगा। जी 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 स्वामी जी, और कोई आप बताना चाहें कोई बात पिछले बोर्ड की, आने वाले समय की, क्या बेहतर हुआ, क्या बेहतर हो सकता है, कोई मतदाताओं को संदेश देना चाहें? बस मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से, देश रोजाना के माध्यम से सबसे एक निवेदन करता हूँ कि स्वच्छ छवि का शिक्षित व्यक्ति हो, चरित्रवान हो, ईमानदार व्यक्ति हो, ऐसे उसके पक्ष में मतदान करें। जी। और ये जो यहाँ से मीट मार्केट को उठाने का जो मुद्दा है, आबादी क्षेत्र से बाहर ले जाने का, जी। अपने जो जिसको मतदान करें या जो वोट मांगने आए उनसे सवाल ज़रूर पूछें कि क्या आप इस मुद्दे पे क्या करेंगे। जी। और अच्छे लोगों के पक्ष में मतदान करें, जिससे नगर परिषद का के क्षेत्र का विकास हो और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, जो पूरी तरह से व्याप्त रहा है पिछले 6 साल में। जी। वो समाप्त हो जाए। जी। तो ये थे हमारे साथ स्वामी सदानंद सरस्वती, जिनसे हमने बात की हमारा जो कार्यक्रम है कौन बनेगा चेयरमैन। बड़ी स्पष्ट तरीके से हमने आज स्वामी जी से पूछा कि क्या शहर के मुद्दे हैं। जो बड़ी बात सामने उभर कर आई, नंबर 1 भ्रष्टाचार, और नंबर 2 मीट मार्केट शहर से बाहर करना, सफाई व्यवस्था, गलियों की और सड़कों की मरम्मत, इस प्रकार के स्वामी जी ने बातें रखी। दोस्तों, इस प्रकार के देश रोजाना चैनल आपके साथ प्रतिदिन कौन बनेगा चेयरमैन पर शहर के एक प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ में आपके साथ प्रतिदिन चर्चा करेगा चुनाव होने तक। आपसे हमारी एक गुजारिश कि 19 जून को जब मतदान हो तो आप अपने शहर की स्वच्छता, शहर के विकास और शहर को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए आपसे एक अपील और आपसे एक उम्मीद भी कि आप बड़े पैमाने पर मतदान करेंगे। सभी कामों को छोड़कर 19 जून को मतदान करने अवश्य जाएं, ताकि शहर को एक साफ सुथरी छोटी सरकार मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।